हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ मैथमेटिक्स के लिए डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर डिस्कस करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए फटाफट मैं आप लोगों के साथ ये प्लानर डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों आप लोगों के लिए डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर फॉर योर क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर मैंने क्या क्या बातें आप लोगों के लिए बताई हुई हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते हुए एग्ज़ाम में अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लिखे हैं। क्या टिप्स हैं बच्चों? Have rest for short duration at regular intervals. Rest does not mean using mobile phone, watching television or other electronic devices. It means complete rest. मतलब ये है बच्चों कि अपनी प्रिपरेशन करते हुए आपको रेस्ट का भी ध्यान रखना है। लेकिन जब आप लोग रेस्ट करें तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने चले जाओ या टेलीविज़न देखने चले जाओ। रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट। 10 मिनट का रेस्ट लो या 15 मिनट का रेस्ट लो या आधे घंटे का रेस्ट लो, रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट। समझे? ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला हुआ है? हैव योर मील ऑन टाइम, अपना खाना समय पे लें। लिक्विड इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड, मतलब आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आप चाहें तो शिकंजी पी सकते हैं या फ्रूट जूस पी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ गो टू बेड ऑन टाइम एंड टेक अ साउंड स्लीप। रात को अच्छे से समय पे सो जाना, वरना सपने में भी आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए दिखोगे अपने आप को। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला हुआ है? वाइल यू डू चैप्टर वाइज रिवीजन प्लीज मार्क और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी और हॉट्स क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब आप लोग चैप्टर वाइज अपना रिवीजन करेंगे ना बच्चों, तो हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल लल्लू पंजू वाले होते हैं। लल्लू पंजू वाले क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैट्रिक्स वाले चैप्टर में अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इनकी वैल्यूज आपके पास गिवन है और फिर आपसे ए प्लस बी फाइंड करने के लिए बोला गया है। आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लल्लू पंजू हो गए ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपके लिए ट्रिकी हों, जिनको आपने पहले भी 2 बार या 3 बार किया हो, लेकिन हर बार उसमें कुछ ना कुछ आप लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ना मार्क करके रख लो। ठीक है ना? मार्क करके क्यों रखना है? इस सेशन के लास्ट में आपको बताऊंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट या ट्रिकी या हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी में डालने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों, डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर फॉर नॉन साइंस स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। मैंने यहां पर नॉन साइंस स्टूडेंट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 24 फेब के एग्जाम के बाद डायरेक्टली 11 मार्च को मैथ का एग्जाम है। काफी लंबा गैप है। तो यहां मैंने डेट वाइज कौन कौन से डेट पे कौन कौन से टॉपिक को आपको करना है, किस तरीके से आपको उन पे ध्यान देना है, हर चैप्टर में आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स को फॉलो करना है, सब मैंने लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज यानी 24 फेब को आप लोग क्या करेंगे। सबसे छोटा चैप्टर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 को आज की ही डेट में निपटा दो। लेकिन इस चैप्टर में अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे हों तो आपको पता होगा कि इनमें काफ़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कई बार। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन टाइप के ही क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो कुछ स्कूल्स के प्री बोर्ड पेपर में वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए गए थे। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के भी कर लें, बेसिक प्रॉब्लम्स तो कर लो ताकि आपको नॉलेज तो हो। अगर बाई चांस वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में से आ गए, वैसे ये डिलीट है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम वाली चीज, लेकिन अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको नॉलेज तो होगी ना कुछ तो लिख के आओगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगली डेट यानी 25 एंड 26 फेब को आप क्या करेंगे? तो इस डेट में आपको करना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये 2 टॉपिक हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। इनमें क्या क्या बातें आपको करनी होंगी यहां पर मैंने आपके लिए लिखा ही हुआ है। आपको मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स का भी ध्यान रखना है, उनकी डेफिनेशन को भी फॉलो करना है।
ठीक है बच्चों, हर टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, इन सब को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, इसको भी आपको सीखना है, इसकी प्रॉपर्टी भी आपको सीखनी है। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट करते हैं, माइनर्स कैसे इवेल्युएट करते हैं, कोफैक्टर कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये भी आपको सीखना है। डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी आपको सीखना है। अब एक कैची पॉइंट बता रहा हूं आपको, वैसे तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज डिलीट हैं, लेकिन इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये आपको अपनी टिप्स पे रखनी है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस तो आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने दिया हुआ था, आपको ध्यान होगा। ऐसे और भी फॉर्मूलेज हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, यानी मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के जो वेरियस फॉर्मूले हैं, उन्हें आपको जरूर सीखना है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। इनके ऊपर 1 मार्कर यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बड़े आराम से आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है बच्चों, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आएगा भी। फिर इसके बाद आपको इन्वर्स निकालना भी सीखना है। मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, आपको याद हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब डेफिनेशन आपके बुक्स में गिवन है, इन्हें आपको फॉलो करना है। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी आपको सीखना है। फिर इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी आपको सीखना है। वर्ड प्रॉब्लम्स की भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है कि आपके पेपर में केस स्टडी वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर में से दिया हुआ हो। वैसे भी केस स्टडी टाइप के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद फिर अगली डेट्स पे यानी 27 एंड 28 फेब में आप क्या करोगे बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन दोनों टॉपिक्स को आप पकड़ें। ठीक है ना। फिर इसमें आपको क्या क्या करना होगा, मैंने यहां पर लिखा ही हुआ है। अलग अलग टाइप के जो वेक्टर होते हैं उनकी डेफिनेशंस आपको फॉलो करनी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अच्छे से सीख लेना। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ वेक्टर और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले जो होते हैं वो भी आपको सीखने हैं। ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये भी आपको सीखने हैं और इनके एप्लीकेशंस भी आपको देखने हैं, मतलब इनके क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन फॉर्मूले याद है आपको, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट, तो ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे से सीख लेने हैं। फिर इसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसके फॉर्मूले, इसके प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशंस सब अच्छे से सीख लेना। वैसे बच्चों मजे की बात तो ये है कि वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर मैंने 1 शॉर्ट लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में से आपको क्या क्या करना है, मैंने यहां पर आपके लिए लिख के दे दिया है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स और इससे जुड़े हुए जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपको करने हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस कैसे निकालते हैं, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होगी। स्क्यू लाइंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन कह रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, इनके फॉर्मूलों को ध्यान से देख लेना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, इनके फॉर्मूलों को देखना। ये दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ये कैसे निकालते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और फिर क्या पता इसमें से भी केस स्टडी क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में, तो इसके भी केस स्टडी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टर्म सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ लास्ट एकेडमिक सेशन हैड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, समझे, तो ध्यान से करना। अच्छा, फिर इसके बाद अब मार्च का महीना आ जाएगा आपके लिए, होली आने वाली है। लेकिन बच्चों होली खेलोगे या फिर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ताकि 11 मार्च को मैथ अच्छे से खेलो, है ना। चलो देखते हैं। तो 1 मार्च को आप प्रोबेबिलिटी को उठा लो।
अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो होते हैं ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चन सबसे पहले आप करें। फिर इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के क्वेश्चंस, फिर रैंडम वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिलीटेड, ठीक है, लेकिन मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी मच इन द सिलेबस। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर इसके बाद केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिसमें से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। कुछ समझे? प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर इसके बाद 2 मार्च को आप रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगो फंक्शन वाला टॉपिक उठा लें। इसमें आपको रिलेशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस की डेफिनेशंस, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इनकी सारी कंडीशंस को आपको ध्यान से सीखना है। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही है। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस में लेने हैं। फिर इसके बाद ऐसे फॉर्मूले आपको अपने टिप्स पे रखने हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिनमें हमसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछता है, या नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पूछता है, या नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पूछता है, या नंबर ऑफ फंक्शन पूछता है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं, इनके क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। आपका टाइम बचाएंगे ये अगर फॉर्मूले आपने डायरेक्टली मेमोराइज कर लिए तो। फिर इसके बाद अगले चैप्टर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल द इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस आपके टिप्स पे होने चाहिए, डोमेन भी और रेंज भी, इनके क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस को भी देख लेना, बाई चांस इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन तो सिलेबस में है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। वैसे बच्चों यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, केस स्टडी क्वेश्चंस, मतलब हो सकता है कि इस चैप्टर में से केस स्टडी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, समझे कुछ? अच्छा एक बात और बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वैसे तो वो डिलीट हैं, लेकिन उनकी हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलस में, स्पेशली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में या फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में भी उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस जो कि वैसे तो डिलीट हैं, लेकिन उनको एक बार देख जरूर लेना, ठीक है ना, आप ही का भला होगा। अब अगली डेट पे चलते हैं, अगली डेट यानी 3 मार्च। अब 3 मार्च को आपको क्या करना है बच्चों, अब यहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर 5। तो यहां पर 3 मार्च को पूरा दिन इसी चैप्टर पे आपको लगाना है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, डेरिवेटिव ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसे कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्मूलाए, इंप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव, पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। फिर इसके बाद सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है किसी फंक्शन के लिए, तो ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी तो होते हैं ना डिफरेंशिएशन में, उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। 3 मार्च का दिन निकल गया। अब 4 मार्च, इसमें क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर में रेट ऑफ चेंज एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये काफी छोटे टॉपिक हैं, इनको तो आप इजीली कर लेंगे। फिर इसके बाद आएगा बड़ा टॉपिक, लेकिन उस बड़े टॉपिक में भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें छोटे टॉपिक क्या हैं बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ये छोटे टॉपिक हैं। एक बात और सुनना बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, अगर आपको डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है फंक्शन का,
तो फिर ये भी छोटा ही क्वेश्चन बनता है बच्चों। लेकिन बच्चों मैक्सिमा मिनिमा ऑन ए लार्ज एक्सटेंट वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए जाना जाता है, जो कि बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा में से केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आने के भी हाई चांसेस हैं। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगली डेट यानी 5 मार्च एंड 6 मार्च, ये दोनों दिन इंटीग्रेशन के नाम सबसे बड़ा चैप्टर है अगर आप नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस को काउंट करके देखें एनसीईआरटी में, समझे, सबसे बड़ा चैप्टर। तो 2 दिन तो आपका ये खाएगा, तो 2 दिन खाएगा। तो इसमें सबसे पहले दिन में आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे फोकस करो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अलग अलग टाइप के इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं। इंटीग्रल बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर वाला जो मेथड होता है, ट्रिगो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, फिर आपका पार्शियल फ्रैक्शन होता है, फिर आपका बाई पार्ट्स मेथड होता है, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि मिसलेनियस टाइप के होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चंस, कुछ समझ रहे हो। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल और उनके प्रूफ, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के प्रूफ भी करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, उसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं। वैसे बच्चों अगर आपने इंटीग्रेशन को 2 दिन का समय दिया है तो इसका कुछ तो फायदा होगा। क्या फायदा होगा, चलिए 7 मार्च का शेड्यूल डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो ये रहा बच्चों 7 मार्च का शेड्यूल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों ही चैप्टर्स में आपको इंटीग्रेशन की ही तो जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बाउंडेड एरिया वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहुंचेंगे, जहां पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर इसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका डिग्री कैसे पता करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी सीखना है आपको। फिर इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है और कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये भी आपको सीखना है। इंटीग्रेशन फैक्टर के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आपका कैलकुलस तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 2 दिन इंटीग्रेशन को देने का फायदा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो कैलकुलस तो खत्म हो गया, और कैलकुलस के साथ साथ आप लोगों ने हर चैप्टर का अब रिवीजन अच्छे से कर लिया है, हर चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब आपके पास कितने दिन बच गए हैं जरा बताना मुझे। तो आपके पास 8 मार्च का दिन है, 9 मार्च का दिन है और 10 मार्च का दिन है। चौथे दिन यानी 11 मार्च को तो आपका पेपर ही है। तो 8 मार्च से लेकर 10 मार्च को आपको क्या करना होगा, आपको कंप्लीट सिलेबस के ऊपर बेस्ड सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 5 सैंपल पेपर आपको जरूर करने हैं। मैंने कहा कम से कम 5 सैंपल पेपर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी कर सकते हो। अगर सैंपल पेपर्स की बुक आप लोगों ने परचेज कर ली है तो अच्छी बात है, वरना डोंट वरी बच्चों, अगर आप लोग चाहो तो हमारे फ्री सैंपल पेपर भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे, वेट करो बताऊंगा आपको। तो यहां पर जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, मैंने एक बात और लिखी है, अटेम्प्ट एट लीस्ट 5 सैंपल पेपर बाय सेटिंग अ टाइम ऑफ 2.5 आवर्स। मतलब पेपर तो 3 घंटे का होगा, आपको 2.5 घंटे का टाइम क्यों लेना है, इसलिए लेना है ताकि आप लोग अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएं। समझे बच्चों। तो अच्छे से आपको सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना है बचे हुए 3 दिनों में। फिर इसके बाद यानी 10th मार्च की इवनिंग और 11th मार्च की मॉर्निंग में आपको कुछ काम और करने हैं। क्या काम करने हैं बच्चों,
तो जैसा कि यहां पर आप पढ़ रहे होंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, डू रिवाइज द मार्क इंपॉर्टेंट और ट्रिकी और हॉट क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस चैप्टर्स। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जब हर चैप्टर का आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट या ट्रिकी या हॉट टाइप के लगेंगे, उनकी लिस्टिंग करते चलना, उनको मार्क करते चलना, जो आपको परेशान करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो बस उन क्वेश्चंस को आपको लास्ट मोमेंट पे देखना है, समझे। 10th मार्च की इवनिंग या 11th मार्च की मॉर्निंग या दोनों समय देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होंगे नहीं। इसके अलावा आपको और क्या करना है, जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ चैप्टर्स में कुछ फॉर्मूले बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में, लिमिट्स के फॉर्मूले में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, होने को तो कहीं भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो जिन फॉर्मूलों में भी आपको कंफ्यूजन है उन सभी फॉर्मूलों का जो लिस्ट आपने प्रिपेयर किया होगा उनको लास्ट मोमेंट पे जरूर देख के जाना, समझे। एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले देखने का मन करे तो देख लेना। चीटिंग मत करना, एग्जाम हॉल में लेके मत चले जाना, ठीक है ना। इट विल बी ट्रीटेड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, और आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है, पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा, समझे बच्चों। अब एक बात ध्यान से सुन लो इससे पहले कि हम सेशन को वाइंड अप करें। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए बच्चों, इन द मॉर्निंग ऑफ 11 मार्च don't indulge yourself in gossips and don't create confusion for yourself। कई बार क्या होता है ना, बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पर जब पहुंचते हैं तो दोस्तों के साथ गॉसिप में लग जाते हैं। इससे कई बार क्या होता है कि आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने ये टॉपिक किया ही नहीं। कई बार आपके फ्रेंड आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं जिनको देखकर आपको लगता है ओ माय गॉड, मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं, और बस हो गया बेड़ा गर्क, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि लास्ट मोमेंट पर गॉसिप करके अपने आप को कंफ्यूजन की स्टेट में मत डालना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। एग्जाम हॉल पे जाके फालतू गॉसिप में मत लगे रहना। वैसे तो मेरी बात मानो तो अगर आप एग्जाम हॉल पे समय से पहले पहुंच गए हैं तो ऐसी जगह पे छुप के बैठ जाओ कि किसी को पता ही ना चले कि आप पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, डायरेक्टली एग्जाम हॉल में दिखना, ठीक है ना। बिलीव मी बच्चों, यू हैव डन अ वेरी गुड एंड प्लान्ड स्टडी एंड योर एग्जाम विल बी फैंटास्टिकली फैंटाबुलस, ठीक है। विद अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, दिस इज ओपी गुप्ता, ऑथर एंड मैथ मेंटोर, इंदिरा अवार्ड विनर। You can recommend your juniors to join my coaching center at the OP Gupta Advanced Math Classes Think Academy Najafgarh। टेलीग्राम या व्हाट्सएप का नंबर भी यहां पर दिया हुआ है, आप लोग मेरे लेक्चर्स को यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम यहां पर आपको दिख रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इससे पहले कि मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं, एक बात ध्यान से सुने बच्चों, अगर आप लोगों के पास सैंपल पेपर की बुक है तो अच्छी बात है, अगर सैंपल पेपर की बुक नहीं है तो आप लोग हमारे फ्री सैंपल पेपर को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, और भी सैंपल पेपर के लिंक आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करता रहूंगा। यूट्यूब चैनल के वीडियोज और कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग देखते रहना। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर पाएं तो आप लोग हमारे CBSE सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक वाली जो बुक है उसे भी परचेज कर सकते हैं। ये जो बुक मैथ मिशन आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा, हर चैप्टर के आपको फॉर्मूला क्लस्टर मिलेंगे, हर चैप्टर के ऊपर डिफरेंट एक्सरसाइजेज में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। वैसे CBSE 21 सैंपल पेपर वाली बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी CBSE 11 सैंपल पेपर वाली बुक को परचेज कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स अभी स्टॉक में हैं, लेकिन स्टॉक्स बहुत ही कम अवेलेबल है, तो जल्दी से इन बुक्स को आप लोग ऑर्डर कर लें, ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों अगर ये बुक्स ऑलरेडी आपके पास हैं तो अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है।
अब इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स. ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स एंड टर्न ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, बाय.